हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स वे लीगल चैनल में। आज हम बात करेंगे कि कोर्ट केसेस, चाहे आपने 125 का केस फाइल किया है या डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया है, तो इन दोनों ही टाइप के केसेस पे जो मेंटेनेंस का जो होता है या खर्चा पाने का जो अमाउंट होता है वो कैसे डिसाइड होता है, क्या क्या उसके फैक्टर्स होते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी बात करेंगे कि अगर हम फ्रॉम द साइड ऑफ द हस्बैंड अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या हम नो इनकम दिखाते हैं, नो जॉब दिखाते हैं, तो उसका क्या असर होता है कोर्ट पे, क्या फिर भी मेंटेनेंस देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता है। तीसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, जो ये इनकम एफिडेविट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के क्या गाइडलाइंस हैं इसका, अगर हम मानते हैं नहीं मानते हैं उसके क्या परिणाम होते हैं, इनके बारे में, इन तीनों चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फिनिक्स वे लीगल चैनल में मेंटेनेंस के बारे में। तो पहला चीज एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि जब हम मेंटेनेंस की हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात आ जाती है एज पर सेक्शन 125 सीआरपीसी, जिसमें बहुत क्लियरली ये बोला गया है कि कोई औरत अगर अपना खुद का खर्चा नहीं उठा सकती है तो उस केस में वो मेंटेनेंस की भागीदारी होती है, उसको मेंटेनेंस मिलना होता है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं बच्चों की, तो अगर लड़का बच्चा है तो उसको 18 साल तक, और लड़की बच्चा है तो उसे जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक उसका मेंटेनेंस देना पड़ता है। कौन मेंटेनेंस देता है इन बच्चों का? अगर पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग है तो दोनों पेरेंट्स ही बच्चे का बोझ उठाते हैं, मतलब बच्चे के खर्चा का जो होता है वो उठाते हैं। अगर वाइफ नॉन वर्किंग है तो हस्बैंड उसका खर्चा उठाता है। अब बात आ जाती है तो ये क्वांटम क्या होता है, मतलब किस चीज पे ये डिपेंड करता है कि मैं कितना खर्चा दूं या मुझे कितना खर्चा पानी मिल सकता है। अगर मेरा हस्बैंड 50,000 कमाता है और मेरा एक बच्चा है जिसकी एज 5 या 6 साल की है, तो क्या मैं दोनों के हिसाब से लेके 30,000 तक का मेंटेनेंस ले सकती हूँ? क्या मैं 40,000 ले सकती हूँ? या फिर क्या मुझे सिर्फ 10,000 मिलेगा मेंटेनेंस या 20,000 मिलेगा मुझे मेंटेनेंस? तो ये क्या होने वाला है इस क्वांटम, इस 50,000 के अगर हम सैलरी को लेकर चलते हैं। तो देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जो देखना होता है वो है, बहुत सारे जजमेंट्स में भी आया हुआ है कि जो अपोजिट पार्टी होती है, अपोजिट पार्टी जिसका हस्बैंड ही है बेसिकली, तो हस्बैंड का स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, इस पे यूजली जो क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस जो होता है वो डिसाइड होता है। साथ ही साथ में कितना कमाता है ना, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, प्लस वो कितना कमाता है, इस चीजों को लेकर डिसाइड होता है कि मेंटेनेंस कितना तक होगा। अब 2020 में रजनीश वर्सेस नेहा करके सुप्रीम कोर्ट का एक जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि जो दूसरी पार्टी होती है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि लोग दिखा देते हैं कि मेरा तो कोई इनकम ही नहीं है, मेरा तो कोई जॉब ही नहीं है, लेकिन दूसरी पार्टी जो होती है वो उस बात को डिनाई करती है, डिस्प्यूट करती है और बोलती है कि नहीं, इसके पास तो इनकम है। जॉब में क्या होता है, यूजली अपना जॉब लोग छोड़ देते हैं, जॉब छोड़ दिया लेकिन इनके पास में इनकम है। तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने जो रजनीश वर्सेस नेहा का जो केस है 2020 का जो केस था, इसे बहुत क्लियरली बोला गया है कि आपको एक अपना इनकम सर्टिफिकेट, मतलब इनकम एफिडेविट करके एक होता है, वो आपको देना पड़ता है। ये दोनों ही पार्टी को देना है, हस्बैंड को भी देना और वाइफ दोनों को ही देना होता है। और इस पे बहुत क्लियर कर, मतलब छोटी से छोटी इनकम के बारे में भी इसमें बात की गई है। आप प्रॉपर्टी क्या आपके नाम पे है या नहीं है आपके नाम पे, आपका मतलब कोई डिविडेंड्स आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कुछ शेयर्स है आपके, मतलब आपका कोई एफडी है तो उसके इंटरेस्ट कितना है, मतलब बहुत ही लंबा चौड़ा एक एफिडेविट है जो आपको भर के देना पड़ता है। और इसमें मतलब त्रुटि के जो चांसेस जो होते हैं, जो झूठ बोलने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। वाइफ को भी देना पड़ता है, वाइफ को भी बताना पड़ता है कि बहुत सारे केसेस में वाइफ वर्किंग होती है लेकिन वो बोल देती है कि मैं वर्किंग नहीं हूँ, तो उसको बताना पड़ता है कि उसका इनकम कितना है, उसके बैंक अकाउंट डिटेल्स बताना पड़ता है, कितना उसको महीना का इनकम आ रहा है जा रहा है, कहाँ से उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम पे है या नहीं है, उसके पास भी कोई एफडी है, उसके इंटरेस्ट है कितना मिल रहा है, तो उसको भी एग्जैक्टली सेम एफिडेविट भर के देना पड़ता है। चलिए, अब इसमें आता है, मेन क्वेश्चन आ जाता है कि जब हम एक ग्राउंड यूजली दोनों अपोजिट पार्टी ले लेते हैं कि मेरे पास तो काम नहीं है, ये ग्राउंड वाइफ भी लेती है, मेरे पास काम नहीं, मुझे मेंटेनेंस चाहिए। हस्बैंड में ग्राउंड लेता है, बोलता है मेरे पास तो काम नहीं है, मेरे पास तो कोई इनकम नहीं, तो मेंटेनेंस कैसे दूं? अब ये जब ये ग्राउंड आता है कोर्ट पे, इससे आपको क्या फायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है? पहले तो एक चीज समझ के चलिए कि इससे आपको कोई फायदा होने वाला तो है नहीं। कि अगर आपने ये बोल दिया, हस्बैंड के साइड से अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर हस्बैंड ने बोल दिया कि मेरा कोई इनकम नहीं है, मेरा कोई जॉब नहीं है, तो आ गया हुआ एफिडेविट जिसमें आपको अपना डिटेल्स दिखाना पड़ता है। सेम चीज लागू हो जाती है वाइफ के लिए भी, आपको अपने एफिडेविट में दिखाना पड़ता है। अब आप बोले एफिडेविट में नहीं दिखाएंगे, अगर आप एफिडेविट में नहीं दिखाते हैं तो दूसरा पार्टी तो ऑब्जेक्शन रेज करेगा ही।
तो अगर वो ऑब्जेक्शन रेज करता है तो सीपीसी का एक प्रोविजन होता है ऑर्डर 9 ऑफ सीपीसी। ये जो ऑर्डर 9 ऑफ सीपीसी के जो प्रोविजन होता है ये इंट्रोगेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का होता है, जिसमें अगर आपने कोई फर्स्ट डॉक्यूमेंट कोर्ट में जमा किया है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपने को जमा किया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, एक तरह से ये एविडेंस का ही एक प्रोसेस होता है, लेकिन एविडेंस ना होते हुए एक इंट्रोगेशन बेसिकली होता है, नाम से सजेस्ट होता है ये इंट्रोगेशन होता है। और अगर इस इंट्रोगेशन पे पता चलता है कि आपने झूठ बोला है, आपने जो एफिडेविट झूठा डाला है, तो आपके ऊपर में झूठा एफिडेविट डालने का केस 340 का केस कोर्ट सो मोटो ले सकता है। सो देयरफॉर, और ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है राइट वर्सेस नेहा, उसमें बहुत क्लियरली लिखी हुई है। तो जो झूठ बोलने का जो चांसेस, झूठ तो लोग बोलेंगे ही बोलेंगे, हम नहीं बोल सकते कि कोई इतना सच होता है, लेकिन जो स्कोप ऑफ झूठ बोलने का जो पहले ऑलमोस्ट 80% या 85% होता था, या कम से कम बहुत सारे केस में तो पूरे 99% ही होता था, अब वो स्कोप कम होकर ऑलमोस्ट 1 to 5% ही रह गया, जहाँ पे लोग फिर भी झूठ बोल ही देते हैं। लेकिन यस, दूसरे पार्टी अगर उसको डिनाई और डिस्प्यूट करती है और वो इंट्रोगेशन पे आते हैं और अगर झूठ पकड़ा गया तो गई बस में। तो यस, तो अब आप आ जाते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे। तो जो क्वांटम जो डिसाइड होगा, अगर हम 50,000 का ही लेकर चलते हैं, एफिडेविट जो होता है कोर्ट वो लेकर चलता है कि वाइफ ने बोला कि मेरा हस्बैंड 50,000 कमाता है, हस्बैंड ने दिया अपना एफिडेविट, उसको अपनी सैलरी दिखाती है कि उसको इन हैंड सैलरी मिल रही है 35,000 के करीब, लेकिन उसके पास में एक घर है जिसको उसने किराए में दिया, उससे उसको इनकम आ रही है 5,000 रुपीज पर मंथ, तो उसका टोटल इनकम कितना हो गया 40,000। ऑलराइट, साथ साथ में हस्बैंड को उसका अपना खर्चा पानी भी तो होता है, उसको अपने भी तो आने जाने के खर्चे होंगे, रहने खाने पीने डॉक्टरी सबका खर्चा होता है। इस केस में जो कोर्ट जो क्वांटम यूजुअली जो डिसाइड करती है, जो हस्बैंड 40,000 में उसकी जीवन शैली कैसी है, अच्छा खासा वो रह रहा है, उसके पास में 2 व्हीलर है, फॉर एग्जाम्पल हम लेकर चलते 2 व्हीलर है, और उसका जो लाइफ स्टाइल जो है वो ठीक ठाक है, ऐसी स्थिति में क्या पूरा 50% वाइफ को मिलेगा, मेंटेनेंस वाइफ को मिलेगा? नहीं। ऐसे स्थिति में वाइफ का एफिडेविट भी देखा जाता है। वाइफ के एफिडेविट से पता चलता है कि उसके पास में एक प्रॉपर्टी, उसके नाम से एक प्रॉपर्टी है जिसपे वो रह रही है, तो सीधा सीधा मतलब हो कि उसको किराए की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि उसके पास अपना एक प्रॉपर्टी है। काम, जी हाँ बिल्कुल, वो काम नहीं कर रही है। तो इस क्षेत्र में इस दोनों ही चीजों को देखते हुए कोर्ट जो मेंटेनेंस जो डिसाइड करेगा, बच्चा है, बच्चे की स्कूल की फीस, वो सारे को डिसाइड करते हुए कोर्ट एक बहुत ही ऑलमोस्ट 1/3 या ऑलमोस्ट हाफ के नियर बाई, फॉर एग्जाम्पल 15 to 20,000 या 18,000 के करीब मेंटेनेंस कोर्ट डिसाइड कर सकता है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है कोर्ट में इतना ही डिसाइड होगा, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, काइंडली डू नॉट टेक मी तो 40,000 है, मैडम ने तो बोला था 18,000 ही देना, तो भैया मैं 18,000 ही दूंगा, उसे एक पैसा नहीं दूंगा, नहीं, ये मेरा ओपिनियन है, जज का अपना ओपिनियन भी अलग हो सकता है। तो बट ये एग्जाम्पल मैंने दिया था कि क्वांटम आप कैसे डिसाइड होता है। ऑलराइट, सो इस तरीके से कोर्ट में मेंटेनेंस ऑफ क्वांटम डिसाइड होता है। एक जरूर मैं बोलना चाहूंगी कि जहाँ बच्चे आ जाते हैं ऐसे सिलसिले में थोड़ा सा अपना जो सोच है उसको बड़ा करने की जरूरत होती है। हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, लेकिन उसके बीच में बच्चे का पढ़ाई, बच्चे का वेलबींग कभी भी उसको एज ए बॉल के जैसे नहीं यूज करना चाहिए। मतलब बच्चे के ऊपर में जो साइकोलॉजिकल असर जो होते हैं वो आगे जाकर दोनों ही पेरेंट्स को देखना पड़ता है, और एक लाइफ कंप्लीटली खराब हो जाती है हस्बैंड वाइफ के लड़ाई झगड़े के और ईगो के चक्कर में। तो बच्चे को सोचते हुए एक जस्ट डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है, एक सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है। और मेरा हमेशा मानना रहा है कि जब भी आप केसेस पे गए हो तो हमेशा मीडिएशन एक आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, मीडिएशन का रूट अपनाइए। कोर्ट में जो टाइम है उससे कम आपका ये काम हो जाएगा, और दोनों पार्टी जब साथ में बैठ के तीसरे आदमी के सामने बैठ के अपने डिसीजन लेते हैं तो एक सही डिसीजन निकल के आता है, जिसपे तीनों पार्टी का फायदा उसमें निकल कर आता है। तो आई होप ये लीगैलिटी जो मेंटेनेंस को लेकर थी वो मैंने क्लियर किया है। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।